its chapter natural disaster. Natural disaster which is the very destructive act which is act by the nature, like earthquake, volcano, okay, tsunami, etc. So in this chapter we will study about the disaster, natural disaster. When our life is in harmony with nature, things seem to be smooth and pleasant. जब हमारी लाइफ काफी नेचर के साथ बहुत अच्छी होती है, हम खुश होते हैं, तो बहुत आनंदमय जिंदगी हम जीते हैं. When living things on earth become victim of nature's fury, we say that natural disaster. Okay? और जब लिविंग थिंग जो भी अर्थ पर है, जब वो किसी वजह से हमारा विनाश करती है, कोई घटना होती है जो नेचर्स के द्वारा होती है, उसको कहते हैं नेचुरल डिजास्टर. तो नेचुरल डिजास्टर में डिस्ट्रॉय अ पार्ट ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी. ओके, ये हमारे जीवन को तहस नहस कर सकती है, हमारे आसपास की चीजों को तोड़ फोड़ कर सकती है, विनाश कर सकती है उसका. ठीक है, तो सम डिजास्टर्स विच माइट अफेक्ट आवर लाइफ्स, जो कुछ ऐसे डिजास्टर्स है जो हमारे लाइफ को इफेक्ट पहुंचाते हैं, जैसे अर्थक्वेक के बारे में आपने सुना होगा, भूकंप वाला, वॉल्केनोस के बारे में देखा होगा, ज्वालामुखी, टाइडल्स वेव्स होती हैं, कुछ ड्रॉट्स होते हैं, सूखा पड़ना या फ्लड का आना, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं. तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द अर्थक्वेक्स. यू नो व्हाट इज द अर्थक्वेक्स? भूकंप. भूकंप मीन्स हमारा जो अर्थ का सरफेस है ना, इसमें एक हलचल सी होने लगती है. इट विल गोइंग टू शेकिंग वेरी फास्ट वे. तो सच काइंड ऑफ एक्शन इज नोन एज अर्थक्वेक. हम जानते हैं जो हमारा अर्थ है ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. इस तरह से सबसे आउटर वाला जो पार्ट होता है इट इज कॉल्ड क्रस्ट. ठीक है, इसके बाद में मिडिल पार्ट होता है मेंटल, और इसके बाद में इनर पार्ट को हम 2 पार्ट्स में चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर. ओके, we know that as we are going to inside the earth, its temperature is also going to high. Okay? जैसे जैसे हम अर्थ में अंदर की तरफ जाते हैं, इसका टेम्परेचर भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है, और इतना ज्यादा टेम्परेचर ये बढ़ जाता है कि इस अर्थ के अंदर इस हिस्से में मेंटल पार्ट में पाने जाने वाले जो भी रॉक्स वगैरह हैं, या कोर के पार्ट में जाने वाले, जैसे जैसे अंदर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, हाईएस्ट होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा. तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा. तो इस एरिया में जो पाए जाने वाले क्या कहते हैं रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं, वो मेल्ट हो जाती हैं ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर. ठीक है ना, और जब वो मेल्ट हो जाती हैं आपस में तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और कुछ गैसेस का फॉर्मेशन होता है. और ये गैसेस क्या करती हैं, इसके आउटर साइड में एक प्रेशर अप्लाई करती हैं, इस अर्थ के चारों तरफ एक प्रेशर अप्लाई करती हैं. ठीक है, और यही प्रेशर को अगर कहीं से भी जगह मिल जाती है बाहर को निकलने के लिए, तो एकदम से वो एक साथ निकलती हैं, जिसकी वजह से इसके आउटर सरफेस पर इसका इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, पर हम जानते हैं जो हमारा क्रस्ट होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एक ही लेयर में लगा हुआ है, नहीं, ये सब प्लेट्स फॉर्म में होती हैं, टुकड़े के फॉर्म में होती हैं. ये कुछ प्लेट्स हो गई, ये कुछ अदर प्लेट्स हो गई, अदर प्लेट्स हो गई, अदर प्लेट्स हो गई. ठीक है, तो जब नीचे से इन पर प्रेशर लगेगा, ये प्रेशर ऑब्वियसली प्लेट्स के ऊपर भी लगेगा, और इस वजह से ये जो प्लेट्स होती है ना, वो अपनी जगह से कुछ डिस्टर्ब होने लगती है. और जब ये डिस्टर्ब होने लगती हैं तो डिस्टर्बेंस ही जो है हमें अर्थक्वेक के फॉर्म में दिखाई देता है. नाउ यू सी, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड caused by the movement or vibrations deep inside the earth. अर्थ के अंदर जो ये प्रेशर की वजह से जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है, इस वाइब्रेशन की वजह से जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, जो इसकी
प्लेटें होती हैं, टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, वो शेक होने लगती हैं, हिलने डुलने लगती हैं, ठीक है। दीज वाइब्रेशन रिलीज ग्रेट एनर्जी, और इनके हिलने से, इन वाइब्रेशन से एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, विच इज काज द ग्राउंड टू क्वेयर, and earthquakes of high intensity often cause great destruction on the earth surface। और इस तरह से डिस्टरबेंस की वजह से अर्थ सरफेस पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। ओके, मेड अ लार्ज एंड स्मॉल प्लेटलेट्स, हम जानते हैं कि ये जो हमारा आउटर सरफेस है बड़े बड़े या छोटे छोटे प्लेट से मिलकर के बना है। एंड द लेयर्स ऑफ द अर्थ अंडर द प्लेट्स आर हॉट एंड इन द मोल्टेन स्टेट बिकॉज द कोर बिलो इन एक्सट्रीमली हॉट। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि जो हम जैसे जैसे अर्थ में अंदर की तरफ जाते हैं इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता जाता है, और इतना ज्यादा हो जाता है कोर वाले हिस्से में तो कि इसके अंदर जो पाए जाने वाले रॉक्स होते हैं वो मोल्टेन फॉर्म में हो जाते हैं। और आपको मालूम है इन मोल्टेन रॉक को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही बहुत सारी गैसेस भी रिलीज होती हैं जो आउटर सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करती हैं। दीज लेयर्स अंडर द प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड यूजुअली सच मूवमेंट काज द प्लेट्स टू स्लीड स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर। और इन प्रेशर की वजह से जो प्लेट्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, स्लीड करती हैं इधर उधर, ठीक है। हाउएवर the movement between the plates can be sudden, giving rise to earthquakes, okay। and when the ground shakes, houses, buildings, bridges shakes। when are earthquakes last for some time, structures shatter, rods crack and communication system also collapse, ठीक है। इन प्लेटलेट्स के डिस्टरबेंस की वजह से भाई जब ये डिस्टर्ब होंगी तो इनके ऊपर जो बिल्डिंग होगी वो भी तो डिस्टर्ब होगी, इसके ऊपर जो हमारा पाइपलाइंस वगैरह होंगे या जो भी कम्युनिकेशन के लिए जो तार लगाते हैं, पोल्स लगाते हैं, ये सारे सिस्टम डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि वो जिस पर स्टैंड कर रहा है, जिस प्लेटलेट्स पर स्टैंड कर रहा है वही डिस्टर्ब है, तो उसके ऊपर की जो भी चीजें बनी हुई हैं वो भी डिस्टर्ब होगी, और डिस्टर्ब होने का मतलब कोलैप्स होंगी, हिलने लगेंगी, शेकिंग करने लगेंगी। और जब ये इंटेंसिटी अगर इसकी बहुत ज्यादा होगी, ये डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। तो when the ground shakes, houses, building and bridges shake। bridges मतलब पुल भी हिलने लगते हैं, टूट जाते हैं, कभी तो क्रैक्स आ जाते हैं, इनके हिलने से क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर वो बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया तो गिर भी जाते हैं, बहुत से लोग उसमें दब जाते हैं, धंस जाते हैं, मर जाते हैं। तो अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड, अर्थक्वेक्स को किस पे मेजर किया जाता है, रिटर स्केल पर मेजर किया जाता है। एंड दिस स्केल वाज इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स रिचर इन 1935 में। चार्ल्स रिचर ने इस स्केल का इन्वेंशन किया था, ओके। एंड द रिचर स्केल स्टार्ट फ्रॉम मैग्नीट्यूड 1 एंड अपवर्ड, ठीक है। जो उसकी इंटेंसिटी है उसको मेजर कब से करता है, ये इसके मैग्नीट्यूड 1 से, और अगर ये बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा इंटेंसिटी हो जाए, 5-6 हो जाए, तो ये काफी डैमेज करता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, ओके। द अर्थक्वेक जनरेट वेव्स, अर्थक्वेक की वजह से आपने क्या देखा, ये अंदर के जो ये अर्थ के अंदर के जो माउंटेन्स वगैरह हैं, जो मोल्टेन फॉर्म में पाए जाने वाले मेटल्स या जो भी इसके अंदर जो रॉक्स वगैरह हैं, उनकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और ये वाइब्रेशंस कहाँ किसको डिस्टर्ब करती है, इन प्लेटों को, जो क्रस्ट पार्ट को फॉर्म करते हैं, इन प्लेटों को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक जनरेट वेव्स, ये जो डिस्टर्बेंस है एक वेव फॉर्म में आगे बढ़ता है, दैट ट्रेवल ऑल ओवर द अर्थ, दे कैन बी डिटेक्टेड विथ एन इंस्ट्रूमेंट सिस्मोग्राफ। ये जो अर्थक्वेक है वो किस पर डिटेक्ट किया जाता है, इसकी जांच कैसे करते हैं, सिस्मोग्राफ पे। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, जिसमें हम अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं, उस साइंस के ब्रांच को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। एंड द पर्सन हु स्टडी अबाउट द अर्थक्वेक्स, दे आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। ऐसे साइंटिस्ट जो भूकंप यानी अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं उनको कहते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। एंड दे ट्राई टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक्स सो दैट
the people likely to be affected have time to move a safer place। और वो कोशिश करते हैं कि ये जो डिस्टरबेंस है उसको इस सिस्मोग्राफ के जरिए पहले से पता लगा लिया जाए कि कहाँ पर भूकंप कब तक आने वाला है। इससे क्या होगा कि वो पहले से प्रिडिक्ट करते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं, और जो लोग जिस एरिया में, जिस जोन में अर्थक्वेक आने वाला है, उन लोगों को वो जगह खाली कराकर सेफ प्लेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। द सिस्मोग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम। सिस्मोग्राफ होता क्या है? ये एक फ्रेम होता है, ठीक है, जिसमें एक स्प्रिंग होती है, एक स्टोन होता है और एक ड्रम होता है, ठीक, और पेपर और पेन होता है, ठीक है। तो जो ड्रम, पेन और स्प्रिंग इस तरह से एडजस्ट होते हैं ना कि थोड़ा सा भी अगर हलचल होगा तो स्प्रिंग ऊपर नीचे होगी, और उसके ऊपर नीचे होने से जो पेन है वो पेन जो है इस फ्रेम पर ऐसे हिलने लगेगा, और जब ये हिलने लगेगा, जितना तेजी से ये कंपन करेगा उस हिसाब से इस पे ग्राफ फॉर्म होने लगता है। तो इससे फाइंड आउट करते हैं कि जो आपका जो भूकंप या अर्थक्वेक आने वाला है वो कितना डिस्ट्रक्टिव है या कितने लेवल तक का हो सकता है, ठीक है। वोल्केनोज, वोल्केनो कम्स फ्रॉम द नेम वल्कैन। वल्कैन मीन्स क्या होता है? रोमन गॉड ऑफ फायर, ओके। वोल्केनो इज ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस विच अलाउज हॉट मोल्टन रॉक। ये जो भूकंप है ना, अर्थक्वेक, ये वोल्केनो से ही थोड़ा अटैच है। वोल्केनो में क्या होता है? जो मोल्टन रॉक्स होते हैं काफी हॉट होते हैं, ठीक है, और ये हॉट होने की वजह से जो अर्थ प्लेट्स, ये बीच में जो अर्थ में जो क्रैक्स आती हैं, इन क्रैक्स के थ्रू इनको जगह मिल जाती है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो जब ये बाहर निकलते हैं मोल्टेन फॉर्म में तो इसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये स्पीड के साथ बाहर निकलते हैं तो इस एशेस को जो बाहर वो मटेरियल थ्रो आउट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लावा। इट इज कॉल्ड लावा, ठीक है, इसको लावा कहते हैं। जो ठंडे होकर के कौन से रॉक्स बन जाते हैं? इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्केनोज होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं? जिनमें कभी भी किसी भी समय वोल्केनो क्रिएट हो सकता है, किसी भी समय जो उसके मैग्मा पार्ट है वो बाहर आ सकते हैं, ठीक है, लावा फॉर्म में। डोरमेंट क्या होते हैं? डोरमेंट जो क्या कहते हैं, ये पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। द लावा स्प्रेड ओवर द लैंड समटाइम्स कवरिंग एन इंटायर रीजन। व्हेन लावा इज बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैग्मा। अभी जो मैंने बताया आपको कि जो भी लावा लैंड के अंदर होता है, जमीन सरफेस के अंदर में होता है, उसको हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है, और जब वो बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं, ओके। और कहीं कहीं तो ये जो वोल्केनो है कहाँ क्रिएट होता है? सी में, समुद्र में होता है, ठीक है। तो जब सी लेवल में जब ये वोल्केनो बाहर आता है ना तो उसके सारे लावास बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ वाटर होने की वजह से वो एक आइलैंड फॉर्म हो जाता है, ओके। Volcanoes that have erupted in recent year and they may erupt again any time, they are called active volcano, ठीक है। वोल्केनो जो जिसमें साल में जल्दी जल्दी से वोल्केनोज आते हैं और कभी भी आ सकते हैं, उनको कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। Many active volcanoes can be found in Pacific area, ओके। फेमस एक्टिव वोल्केनोज कौन कौन से हैं? जैसे माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, माउंट एरेबस एंड माउंट फूजी, ये सब एक्टिव वोल्केनोज के नेम है। द बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया में कौन सा एक ही वोल्केनो है एक्टिव वोल्केनो? बैरन आइलैंड पे है, ओके। इट इज लोकेटेड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, ओके। एंड वोल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड इन रिसेंट ईयर बट मे इरप्ट इन फ्यूचर, ओके, सच काइंड ऑफ वोल्केनोज आर कॉल्ड डोरमेंट वोल्केनो। ऐसे वोल्केनो जो काफी लंबे टाइम तक उसमें वोल्केनो नहीं आया है बट फ्यूचर में आने की पॉसिबिलिटी होती है, वो कभी भी आ सकता है फ्यूचर में, तो ऐसे वोल्केनोस को डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। एंड वोल्केनोज विच हैज स्टॉप्ड इरप्टिंग आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और कुछ वोल्केनो ऐसे हैं जो फ्यूचर में भी नहीं कभी आएंगे और अभी भी कभी नहीं आते हैं,
मतलब वो अब हमेशा के लिए स्टॉप हो गया उनमें से वॉल्केनो का होना, ठीक है। तो ऐसे वॉल्केनो को एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। टाइडल वेव्स, टाइडल और स्टॉर्म वेव्स आर आल्सो नोन एज सुनामी। ओके, सुनामी इज कास्ड बाय द अंडर सी अर्थक्वेक। जब सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो है जब अर्थक्वेक्स आता है, ठीक है, ये जो हमारा अर्थ सरफेस है, जब ये वाटर के अंदर इसमें हलचल होती है तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और ये वाइब्रेशन की वजह से जो वाटर का लेवल है इसमें टाइड्स बनने लगते हैं, और ये टाइड्स जब बहुत ज्यादा टाइड्स बनने लगते हैं, ठीक है, लगभग 15 मीटर तक बनने लगते हैं, तो ये अगर 15 मीटर इतनी ऊंचाई तक उछलेंगे तो जिस जगह पे गिरेंगे उस जगह को क्या करेंगे, अपने चपेट में ले लेंगे, ठीक है। तो इफ देयर इज ऑलरेडी अ हाई टाइड्स देन स्टॉर्म वेव्स हिट द लैंड, दे कैन कॉज सर्व डैमेज। दीज जायंट वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 800 किलोमीटर तक ये स्पीड तक ये जो टाइड्स है बनती हैं और ट्रेवल करती हैं। These result in destruction of life and property in the area। इस चपेट में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी जीव जंतु आएंगे, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स आएंगे, या जो भी घर, जो भी जगह, जो भी प्रॉपर्टी आएगी, वो सब क्या हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। ओके, जैसे कि ऑन 26 दिसंबर 2004 में आया था ऑन द अर्थ क्वेक मेजरिंग 9.0 ऑन द रिचर स्केल। इसकी जो इंटेंसिटी थी वो 9.0 थी, बहुत ज्यादा थी। इट ट्रिगर्ड ए मैसिव सुनामी दैट रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अक्रॉस द साउथ एशिया। देयर वेयर ओवर 1,50,000 डेड अक्रॉस 11 countries with Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand being among the hardest hit. Over 5 million people became homeless। इतने देश प्रभावित हुए थे और 5 मिलियन लोग जो है बेघर हो गए थे, और बहुत सारे लोग 1,50,000 जो है मारे गए थे इस दुर्घटना में, इस नेचुरल डिजास्टर में। ड्रॉट को हम कहते हैं सूखा। काफी लंबे टाइम तक जब बारिश नहीं होती है तो वहाँ के पेड़ पौधों को, वहाँ के जानवरों को पानी नहीं मिलता है, ऐसी कंडीशन को ड्रॉट कहते हैं। इफ ए पर्टिकुलर एरिया रिसीव्स नो रेन और लेस रेन देन नॉर्मल फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इट इज सेड टू बी अफेक्टेड बाय ड्रॉट। हाउएवर इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ रेनफॉल, इट इज causes drought। लैक ऑफ रेनफॉल मतलब लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती है तो इसको कहते हैं ड्रॉट। हॉट ड्राई विंड्स, जब ड्रॉट होता है तो लू सी हवा चलने लगती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इवोपरेशन जो होने लगता है, क्योंकि हीटअप हो जाता है ना गर्मी की वजह से, जो आसपास की नमी है, मॉइस्चर है, वो इवोपरेट हो जाती है। ओके, जमीन फटने लगती है, इस कंडीशन को ड्रॉट कहते हैं। पीपुल हैव टू वेट फॉर द हेल्प टू कम इन द फॉर्म ऑफ फूड, वाटर, मेडिसिन फ्रॉम द नेबरिंग प्लेसेस, इंटरनेशनल एजेंसीज, ठीक है ना। कुछ लोग जो इस ड्रॉट की चपेट में आ जाते हैं तो उनके यहाँ पैदावार नहीं होती है, सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जानवर पानी की कमी से मरने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, लोगों को खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, जो आसपास की जो जगह होती है या कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है, ये सब चीज़ को प्रोवाइड कराती है। इंडिया हैज फेस 3 मेजर ड्रॉट। इंडिया में 3 बार इस तरह से मेजर ड्रॉट आए थे। कब आए थे? इन 20th सेंचुरी में 1904 to 5 में, 65 से 66 में और 86-87 में बहुत ही भयानक ड्रॉट आया था। द 1987 ड्रॉट वॉज नोन एज ड्रॉट ऑफ द सेंचुरी एंड हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द 1/3 ऑफ द कंट्री। और जो 1987 में ड्रॉट आया था ये काफ़ी इफेक्टिव था, काफ़ी भयानक था, इसमें काफ़ी लोग जो है मारे गए थे ड्रॉट की वजह से। ओके।